बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़की रहमान एक दफ़ा फिर आपको पब्लिक फ़ोरम में खुशामदीद कहता हूँ। ये पब्लिक फ़ोरम केपी नाम तो है इसका, लेकिन हम बात करते हैं पूरे पाकिस्तान की और स्पेशली पेशावर में, क्योंकि कैपिटल है केपी का। यहाँ जो ख़बरें ज़्यादा गर्दिश करती रहती हैं और उन पर ज़्यादा डिस्कशन होती है, तो उसके हवाले से हम भी इस प्रोग्राम में बात करते हैं। नाज़रीन, आज मेरे साथ जो सहाफ़ी बैठे हैं, एक्सपर्ट, वो थोड़े से चेंज हो गए हैं, थोड़े से नहीं ज़्यादा चेंज हो गए हैं। आज अकील यूसुफज़ई साहब को कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए जाहिद उस्मान भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद उस्मान साहब, कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक? तबीयत कैसी है? तबीयत अच्छी है। सबसे पहले ये बताइए, तबीयत तो अच्छी है, गर्मी भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। कैसी जा रही है कारकर्दगी पीटीआई की हुकूमत की? सबसे पहले तो ये बताइए। मैं एक यंग सहाबी से जानना चाहता हूँ, क्योंकि अकील साहब तो बहुत नाला रहते हैं हमेशा। आप बताइए, शायद आपको ये अच्छी बात कर दें। क्यों हंस क्यों रहे? कारकर्दगी में है क्या कि मैं बताऊं कि कोई चीज़ अच्छी जा रही है? हाँ, मसला क्या है? खान साहब जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हालात ठीक करें, मुल्क को वो जिस तरफ लाना चाहते हैं। उसने कोशिश की थी और वो इस एजेंडे से आए थे कि मैंने नए तरह से इस मुल्क को चलाना है। पर प्रॉब्लम क्या हुई कि खान साहब बैसाखी के साथ आए, बैसाखी अकाफ लीग की शक्ल में, जीडीए की शक्ल में, बीएपी की शक्ल में और एमक्यूएम की शक्ल में वो बैसाखियाँ उसके साथ रही। तो वो बैसाखियों की वजह से खान साहब फंस के रहे। कौन सी ऐसी हुकूमत है जो बैसाखियों के साथ नहीं आई? नवाज शरीफ पिछली मरतबा आए थे बैसाखियों के बगैर। ठीक, जब काफ लीग वाले आए थे बैसाखियों के बगैर थे, वो मुख्तलिफ लोग इकट्ठे हुए थे, एक पार्टी बनाई थी। सर आपके केपी में तो फिर भी उनको चाहिए थे लोग ना? उनको चाहिए थे केपी में, तो अभी मौजूदा हुकूमत को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। नवाज शरीफ की हुकूमत की मैं बात करूँ, यहाँ पे बैसाखियों पे नहीं थे वो केपी में? वो केपी की बात नहीं कर रहे, सेंटर की हम बात कर रहे हैं। सेंटर में तो खान साहब जो हैं वो उस वजह से फंसे हुए हैं। खान साहब अब कबीना में आते हैं तो कबीना की उसमें मीटिंग में बात करते हैं कि ये चीज़ करनी है, तो कबीना में तो वही भी लोग बैठे हैं जो उसके वो कहते हैं। सर ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं 2 साल की कारकर्दगी जो है पीटीआई की, उस पे आप क्या कहेंगे? 1200 अरब के कर्जे। नहीं, कर्जे तो ये कोरोना की वजह से ज्यादा मसला खराब है। नहीं, कोरोना जो है वो इनको एक जो शेल्टर मिल गया है हुकूमत को। अदरवाइज अगर देखा जाए तो आप जब बजट पास करते हैं तो 3 जो सेमाइयाँ होती हैं स्टार्ट में, वो आपको दी जाती है टारगेट के लिए। 3 सेमाइयाँ तो खत्म थी ऑलरेडी जब कोरोना आया मार्च में आया, मार्च के मिड में। तो मार्च के मिड में आया, इसका मतलब है कि आपको अपने टारगेट अचीव करने चाहिए थे, एक भी अचीव नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज फिर आती है सामने कि अगर जब हुकूमत के खिलाफ बातें शुरू हुई, ठीक है ना, तो सारे लोग शुरू हो गए। ये पहले मतलब लास्ट प्रोग्राम में मैंने ये बात डिस्कस की थी अकील साहब के साथ। आप खुद देखें कि जब किसी हुकूमत के खिलाफ शुरू हो जाती है तहरीक, तो उसमें मीडिया भी शामिल हो जाता है, पॉलिटिशियंस तो ऑलरेडी होते हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ की बात। और इसी तरह हर एक इंस्टीट्यूशन जो है वो हुकूमत के, इस वक्त वो सूरत हाल आपको नहीं लग रही है कि भाई गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो? नहीं, वो सूरत हाल नहीं है। अगर देखा जाए जो गिराने वाले हैं वो तो फिलहाल भी हुकूमत के साथ हैं। और मीडिया, ये वो मीडिया है जिसने सबसे ज्यादा इमरान खान को सपोर्ट किया लाने में। सबसे अभी नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा कैजुअल्टीज तो मीडिया को दी गई इस हुकूमत की जानिब से। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मीडिया को सामना करना पड़ा, सबसे ज्यादा कदगन मीडिया पे लगी। हक राय आज़ादी किधर है? अभी बहुत कम रह गई। आप बात करेंगे तो सोशल मीडिया पे आप खुद देख लें, आप खुद ट्वीट करते हैं, हम करते हैं, कोई और करता है, किस तरह का रिस्पांस आता है? गालियां देते हैं लोग आपको। बर्दाश्त का जो मादा है वो ख़त्म हो गया। हाँ, लेकिन मुझे फिर भी इमरान खान की नीयत पे शक नहीं है। खान साहब जो है कुछ कर लेंगे 5 साल में, अगर उसको 5 साल दिए गए। लेकिन अभी APC चल रहा है, मेरे ख्याल में ईद के बाद फिर APC हो रही है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। अच्छा, इसमें APC को आप कहाँ देखते हैं इस वक्त? उसकी पावर आप महसूस कर रहे हैं? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। असल में प्रॉब्लम यह है कि अपोजिशन का एक दूसरे पर एतमाद का फुकदान है। वेरी ट्रू। यस, सबसे बड़ी वजह यह है कि मौलाना साहब निकले, धरना दिया उसने, अपोजिशन ने बीच रास्ते में उसको छोड़ दिया, पावर में छोड़ दिया। अब उसके बाद NP की अगर देख ले तो वो कहते हैं मौलाना पर हम कभी भी इतबार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो कहते हैं मौलाना साहब ने हमारे साथ धोखा किया, जो साजबाज करनी थी अकेले करते रहे। हमें आज तक पता नहीं है कि मौलाना क्यों वापस आए, ये किसी को पता नहीं चला। गए तो थे, वापस क्यों आए? अपोजिशन, अब बिलावल जो है वो कभी भी नून लीग पे एतबार नहीं करेगा, क्योंकि नून लीग से पहले पीपल पार्टी के साथ काफ़ी मरतबा धोखा कर चुका है, बीबी के साथ कर चुके हैं। बीबी के साथ किया है नून लीग वालों ने, बहुत कुछ किया है। तो अब प्रॉब्लम है कि ये ऊपर मुंह पे राम राम और बगल में चोरी, वो वाला हिसाब किताब है। लेकिन अपोजिशन में इतना दम नहीं है कि वो इस हुकूमत को गिरा सके।
ठीक है। अच्छा, जब आपके इंटीरियर हालात ठीक नहीं होते हैं तो आप खारजा पॉलिसी को कैसे हैंडल करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे इस वक्त? अगर देखा जाए मौजूदा जो पॉलिसी चल रही है तो मैं हैरान हूँ कि हालात इंटीरियर आपके काफ़ी ख़राब है मईशत की वजह से। गैर यकीनी सूरत हाल है इधर, रोज़ाना महंगाई बढ़ रही है, बाकी चीज़ें, और साथ में लोगों की ज़िंदगी जो है मामूलाती ज़िंदगी वो मुतासर रह रहे हैं, क़ुव्वत ख़रीद लोगों की कम हो रही है, सही, गुर्बत बढ़ रही है। लेकिन अगर आप देखें पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है मौजूदा बिल्कुल ज़बरदस्त जा रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान जा रहा है, बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरफ आ गया है, क्योंकि ये सीपेक जो है ये पाकिस्तान के पास जो है, ये जिस तरह कहते हैं कि हुक्म का इक्का जो होता है वो इक्का है पाकिस्तान के पास, अभी भी ये पत्ता पाकिस्तान के हाथ में है। पत्ता पाकिस्तान ने अब किस तरह यूटिलाइज करना है, फिलहाल जो हिसाब चल रहा है अब लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो खित्ते में उसके साथी काफ़ी बढ़ गए हैं। इंडिया जो है वो तनहा हो रहा है। एग्जैक्टली, इसी तरफ मैं आ रहा था कि ईरान का जो रेलवे लाइन का जो मंसूबा था, चाबहार था, चाबहार, उससे इंडिया निकल गया है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए जी। और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान इसी तरह किसी मुआहदे से निकल जाता तो आप देखते कि ये लोगों ने इनका जीना हराम कर देना था इस हुकूमत का। इस वक्त इंडिया जो अकेला रह रहा है या अकेला होता जा रहा है, कश्मीरी एक सबसे बड़ी वजह है उसमें। यस, क्या नजर आ रहा है आपको इस खित्ते में इस वक्त, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जब हम बात करें तो जैसे सबसे बड़ा आपने बिल्कुल सही कहा कि हुक्म का एक का सी पैक हमारे पास है अभी, बिल्कुल, और उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज या हमसाय ममालिक भी जो हैं वो कोशिश करते हैं कि हमारे साथ ताल्लुकात उनके अच्छे रहें। इंडिया पाकिस्तान को अकेला नहीं कर सका जो उन्होंने दावा किया था, तो पाकिस्तान कैसे कामयाब हो जाएगा उसको अकेला करने में तो नहीं, लेकिन कम से कम इस खित्ते में अपर हैंड लेने में? पाकिस्तान कामयाब हो गया है जिस तरह हालात चल रहे हैं, क्योंकि दुनिया जो है अब यूनिपोलर नहीं रहा, बाईपोलर होने की तरफ जा रहा है। और हो सकता है ट्राईपोलर हो, लेकिन ट्राईपोलर के चांसेस कम है, क्योंकि रशिया जो है वो कभी भी अकेले एक तरफ खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ ही जो है नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा उसके साथ। अब उसकी मजबूरी ये होगी कि वो भी चीन के साथ रहेगा। पाकिस्तान भी ऑलरेडी उस वहाँ पर जा रहा है, क्योंकि इंडिया के जो अखबार हैं, हिंदुस्तान टाइम जो सबसे बड़ा अखबार है, उसने द हिंदू, उसने भी एक खबर लगाई थी द हिंदू ने कि पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया है कि वो चाइना के साथ जा रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की मजबूरी है। अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ जाता है तो सीपेक को बंद करना पड़ेगा, और एक किसी भी सूरत पाकिस्तान के फेवर में नहीं है। हम कर्जों के बोझ तले दबती ही जाएंगे और आखिरकार हमारी सांस ही निकल जाएगी। अब इंडिया जो है वो अकेला किस तरह होगा? ईरान ऑलरेडी चाइना के उसमें जा चुका, चाइना ने वहाँ पर 44 अरब से ज़्यादा 4000 अरब से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया उधर पे, शुरू किया। चाइना जो है वो ईरान से क्रूड ऑयल लेगा और उसके बदले बाकी जो तरक्याती चीज़ें हैं वो चाइना को देगा, उसको ईरान को देगा चाबहार को डेवलप करने के लिए। अब ईरान को भी ज़रूरत है, क्योंकि उसके पास जो पोर्ट है वो नेचुरल पोर्ट नहीं है, इन लोगों ने बनाया। पाकिस्तान के पास जो पोर्ट है गवादर, वो तकरीबन 150-200 किलोमीटर के फासले पर है, 200 किलोमीटर तकरीबन। अब 200 किलोमीटर के फासले पर आपके पास कोई बंदरगाह है और वो नेचुरल बंदरगाह है, और उसकी पुष्पनाही जो है वो चाइना कर रहा है। चाइना जैसा बड़ा मुल्क, चाइना का जब नाम आता है तो हम सोचते हैं ओ द जायंट, एग्जैक्टली, ठीक है, तो जायंट कर रहा है, तो ईरान की मजबूरी थी, ईरान वहाँ चला गया। और इससे पहले 2005 में अगर देखा जाए तो ईरान के साथ 2005 में लोगों ने धोखा किया। इंडिया ने मुआहदा कर लिया, अमेरिका ने कहा नहीं आप नहीं करेंगे, तो अमेरिका ने, इंडिया ने कुछ नहीं किया। 2015 में फिर कोशिश की ईरान ने, 2014 में ईरान पे सैंक्शन थी इंटरनेशनली, ईरान काफ़ी फंसा हुआ था, इंडिया ने उसका साथ नहीं दिया। तो अब ईरान ने क्या किया कि ईरान ने कहा कि जाओ भाई, मुझे भी आपकी ज़रूरत नहीं है, मुझे दोस्त मिल गया है। अब इंडिया कैसे तनहा रहेगा? इंडिया जो है अब इंडिया जा रहा है अमेरिकन कॉलोनी में। अच्छा, अमेरिकन कॉलोनी में अगर देखा जाए जो साउथ चाइनीज़ जो वो है समंदर है, वहाँ पर जो रोला चल रहा है मुख्तलिफ जजीरों पर, क्योंकि वो जो है वो गेट वे थ्रू अमेरिका, और उसके अलावा यूरोप की तरफ से गेट वे है, साथ में वियतनाम, ये सारे ममालिक जो खतरे में पड़ जाएंगे। मोदी दावा करता है कि ट्रंप उसकी साइड पे है। ट्रंप, यस, ट्रंप उसका साइड पे नहीं है। ट्रंप वो बगल बचा उसे बनाया हुआ है, उसको लड़ा रहा है। कभी भी जो सुपर पावर होते हैं वो खुद नहीं लड़ते, सही बात, कभी भी खुद नहीं लड़ते दूसरी सुपर पावर के साथ, वो लड़ाते हैं किसी और को। जिस तरह अगर देखा जाए अफगानिस्तान में कौन आया था? रशिया आया था, उसके साथ क्या हुआ, किसको लड़ाया गया, किसके थ्रू लड़ाया गया, वो सब कुछ जो है वो ग्राउंड पे है। लेकिन एक भी ये भी हकीकत है कि रशिया कब्जा करने आया था और गर्म पानी उसको चाहिए, और गर्म पानी के पीछे अच्छा, यहाँ पे इंडिया के हवाले से हम बात करें तो इंडिया जिसने इतने अरसे से
कैदी बनाया हुआ है, कश्मीर को एक कैद खाना बनाया हुआ है। दहशतगर्द डिक्लेयर होना ऐसे मुल्क के लिए ज़रूरी है, तो पूरी दुनिया समझती है। इसमें कब किस हद तक कामयाब होगा पाकिस्तान? दहशतगर्द आपको डिक्लेयर कराता है अमेरिका, दहशतगर्द आपको डिक्लेयर कराता है अमेरिका की। यूएन क्या है? सही, यूएन असल में अगर देखा जाए दो मुख्तलिफ नाम है, लेकिन चीज़ जो है वो अमेरिका है, एक ही है, तकरीबन एक ही है। क्योंकि अमेरिका अभी इतना कमज़ोर नहीं हुआ जिस तरह हम उसको समझ रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एम्पायर है, उसको डूबने में काफ़ी सालों लग जाएंगे, काफ़ी वक्त लग जाएगा। और वो अभी इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। जब इंडिया को सपोर्ट कर रहा है तो आप इस पोजीशन में नहीं। हाँ, अलबत्ता बार बार आपके पास जो ब्लॉक बन रहा है ना, इस ब्लॉक की सूरत में वो इंडिया तनहा रह जाएगा। जब तनहा रह जाएगा तो इंडिया को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना होगा। उसके पास कोई भी हमसाया नहीं। नेपाल उसके खिलाफ है, काला पानी पे उसका मसला है, बंगाल असम पे उसका मसला चल रहा है, बंगाल के साथ, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश उसके खिलाफ हो गया। भूटान जो है वो कोशिश कर रहा है, चाइना कोशिश कर रहा है कि उसको भी अलग करे, तो वो हो गया। पाकिस्तान तो ऑलरेडी उसके खिलाफ है, ईरान भी उसके अगेंस्ट चला गया। और यहाँ पे जाहिद भाई मुझे चाइना तो है उसके अगेंस्ट। मुझे बड़ा दुख होता है और अफसोस होता है, कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इंडिया की वाह करती रहती हैं हर वक्त। और बहुत अफसोस होता है कि पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान में पले बढ़े, उनके बच्चे जो हैं पाकिस्तान में बड़ी बड़ी पोस्ट्स पे हैं, और वो जब बात आती है तो इंडिया ऐसे और इंडिया वैसे। मैंने खुद कहते हुए सुने हैं लोगों को। इस तरह है जाकी साहब, बात इस तरह है कि पाकिस्तान में ये सिर्फ पैदा हुए हैं। अगर देखा जाए इनके पास दोहरी शरीयत है बहुत सारों के पास। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को, इनको पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होती किस तरह जाते बाहर। ऐसे लोग भी हैं बच्चे पैदा करने के लिए, जब उनकी वो हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है, अमेरिका चले जाते हैं कि नेशनलिटी मिल सके बच्चों को, ताकि उसके बच्चे उधर पैदा हो और अच्छा मिल सके। आते हैं जी, थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं, एनएफसी अवार्ड की तरफ आते हैं। उसका इजरा जो है अभी तक मुमकिन नहीं हुआ। एनएफसी वजह क्या है? वजह यह है कि अब सेंटर जो है वो चाह रहा है कि उस ज़्यादा पैसे उसके पास रहे। सूबों के पास अभी 58% पैसे जो है वो सूबों को जाते हैं, 42% जो है वो वफाक को मिलते हैं एनएफसी के थ्रू। ठीक है, तो सेंटर चाह रहा है कि नहीं, मुझे मिलने चाहिए 59% और 400 भी जो है उनको मिलना चाहिए 41%। अच्छा, इसका मतलब है फिर जो तरक्याती काम है वो रुके रहेंगे जब तक उनको वो कम होंगे। अब हमारा जो सूबा है उसका ज़्यादा दारोमदार जो है वो एनएफसी पे है। अगर सेंटर हमें पैसे देता है तो हमारे काम चलते हैं, सारी चीज़ें चलती हैं, और एनएफसी के थ्रू हमें अब बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। साथ ही साथ बिजली का मुनाफा जो है वो हमें मिलता है। तो उसके मद में तकरीबन 150 अरब से ज़्यादा पैसे जो है वो फंसे हुए हैं वफाक के पास। वफाक देने से इनकारी इस तरह है कि नहीं दे रहा। अब जब नहीं दे रहा हमारे सूबे में, और क्या है, तेल की मद में आपके पास रॉयल्टी जो है 3 साल से, पिछले 3-4 सालों से रॉयल्टी का इशू चल रहा है, वो भी आपके पास नहीं मिल रहा है। और बाकी जो टिम्बर के थ्रू आपको मिलते हैं या पानी के थ्रू मिलते हैं, और वापडा के वो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा आपको इतने अरब रुपए वफाक के पास फंसे हैं, तो फंसे हैं तो हमारा सूबा ऑटोमेटिकली पीछे चल रहा है। बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, और ये अभी से नहीं है, कुछ पिछले तकरीबन कोई 3-4 महीनों से वज़रा जो हैं और मशीर जो हैं आपस में उनकी लड़ाइयाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। हम स्टार्ट करते हैं जी, बल्कि हम बात करते हैं केपी पे ही। ये कुछ वजीर और मुशीर जो हैं ये मतलब किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, मुझे तो समझ नहीं है। ये तो आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, इस तरह नहीं है। जब ये देखते हैं कि हालात ख़राब है, ज़्यादातर ये लोग होते हैं कि ये प्रेडिक्शनिस्ट होते हैं, ये ऐसे अपॉर्चुनिस्ट भी होते हैं। प्रेडिक्शनिस्ट पहले प्रेडिक्शन करते हैं, फिर अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेल करते हैं उसको, जिस तरह फसली बटेर होता है। सही। अब फसली ज़्यादातर तो पीटीआई के पास फसली बटेर है, इसमें तो कोई शक भी नहीं है ना। सेंटर में अगर पैराशूट वाले भी बहुत हैं, वो तो फसली बटेर ही है। सही। सेंटर में देखा जाए तो ज़्यादातर वजारतें उन लोगों को दी गई हैं, इमरान खान की जानब से बदकिस्मती है कि वो पैराशूटर्स हैं। सही। और अब सेंटर में जो बैठे हैं जी वफाकी कबीना में माविनीन की शक्ल में, वो सारे सेलेक्टेड लोग हैं, और पैराशूटर जो आए हैं उनके ही बंदे हैं आसपास बैठाए हुए हैं। इमरान खान को पता है इन लोगों ने, है ना, 2 साल कर देगी। आपने बात की कि 2 साल क्या पाया, क्या खोया, 2 साल में क्या है, बिल्कुल 2 साल इनकी वजह से नहीं हो रहा। अब जो है पेट्रोलियम में एक बंदा है, ठीक है, वो सर कबीना में बैठा है। बेनिफिट ऑफ द डाउट थोड़ा सा दे ना पीटीआई को। मतलब आप देख नहीं रहे कोरोना से क्या मसला हो, पूरी मार्केट, दुनिया की मार्केट बंद है इस वक्त। नहीं तो वो पीटीआई का क्रेडिट तो नहीं है ना, नहीं क्रेडिट की बात नहीं। मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा तो उनको दे ना बेनिफिट ऑफ द डाउट कि यार थोड़ा सा तो, जरूरी नहीं है कि एक हुकूमत सिर्फ इसलिए बुरी है कि हम उसे बुरा कह रहे हैं या लोगों से बुरा कह रहे हैं, हालात भी तो इस तरह टफ है। 4 महीने तो कोरोना की बस माफ कर दिया है, 4 महीने तो पीछे कितने बचते हैं, 20 महीने। 20 महीनों में क्या है, कुछ तो नहीं, कोशिश की है, इसमें कोई शक नहीं। इमरान खान कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इमरान खान एक तरफ से कंट्रोल करता है
माफिया दूसरी तरफ हुकूमत सरगर्म हो गिरेगी जाता कि है। रहेगी? रहेगी, इलेक्शंस मिड टर्म कोई चांस नहीं। कोई चांस खत्ते के जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह हमने बात की, ठीक है। भारत और ये वगैरह चाइना, ये चीज़ें जो चल रही हैं, आप हुकूमत को गवर्नर गिरा सकते राज हैं। चांस नहीं? फिलहाल तो नहीं है, अच्छा। फिलहाल तो नहीं, क्योंकि तकरीबन महीना डेढ़ पहले थोड़ी सी बात गर्म थी, लेकिन अब फिर चीज़ जो है वो थोड़ी सी तपक गई है। अच्छा, इससे कोई ऐसा बंदा नहीं है जो शाह महमूद कुरैशी की तरह या सीनियर बंदे शेख रशीद की तरह बैठ के इनको समझाएं कि भाई मेरे, इस तरह तो आपकी अपनी हुकूमत जाएगी, आपस में क्यों लड़ रहे हैं, या वो खुश हो रहे हैं? शेख रशीद के थ्रू समझा रहे हैं आप? मैंने कहा सीनियर जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, एक ब्रेक लेते हैं फिर आते हैं, इस पे बात करते हैं जी। जी वेलकम बैक पब्लिक फोरम में एक दफ़ा फिर मैं और जाहिद उस्मान मेरे साथ हैं। हम आपको कहते हैं खुशामदीद। जाने से पहले मैं इस पार्ट 1 को इस तरह ख़त्म करूँगा कि मैंने जाने से पहले एक बात की छोटी सी, जाहिद भाई, कि घर में अगर कोई झगड़ा हो जाए किसी का तो बड़े बैठ के उस बात को रफा दफा कर देते हैं, सुलझा देते हैं उस उलझन को। लेकिन यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं पीटीआई में, वो मज़े ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस वो भी चीज़ तो को। सारे फसली हैं ना। एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन बन गई है नाजरीन, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि आज भी एक बयान आया इस सिलसिले में कि कराची के साथ वफाकी और सूबाई हुकूमत का सौतेलापन, जबकि वफाकी हुकूमत की तरफ से बयान आया कि मिसगाइड किया गया कराची के अवाम को कोरोना के हवाले से, कराची की हुकूमत ने उनको कुछ ज़्यादा ही नुकसान पहुँचाया, जिसकी वजह से मार्केट को नुकसान पहुँचा। तो ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम तो लगते रहेंगे, लेकिन इस वक्त हम जाते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक हमारा है जी सबसे बड़ा मंसूबा, जनूबी एशिया का सबसे बड़ा मंसूबा, बीआरटी का मंसूबा, अजूबा बीआरटी की तरफ जाते हैं, जिसके ओपन होने के बार बार डेट्स चेंज हो रही हैं। कब, व्हेन इट्स ओपनिंग, कब है ओपनिंग इसकी, कब है? इस मरतबा तो मेरे ख्याल में कोई 15 अगस्त भारत की आज़ादी का दिन बता दिया इन लोगों ने। ये तो 14 को करना चाहिए था इनको। वैसे 14 को लोग ज्यादा होते हैं, बाहर निकलते हैं, सारे बीआरटी को ही तोड़ देंगे बसों को। इधर अच्छा, आपको इस पता है वजह से मोटरसाइकिल वाले इधर जो लोग फिरते हैं, इधर उधर चीखे मारते हैं। ये इधर हमारी जो नई नस्ल है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तहजीब याफ्ता है इस मामले में। वैसे इस दफ़ा नहीं करना चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जिस तरह हालात चल रहे हैं, तो दे शुड नॉट डू। हाँ, बीआरटी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तारीख दी गई जी 19 अक्टूबर 2017 को ये शुरू किया गया। 19 अक्टूबर 2017, 49 लाख रुपए इसकी कास्ट थी, 49 अरब। परवेज खटक साहब ने इसका इफ्तिताह किया। हाँ, और 6 महीने दी वही कि 20 अप्रैल को हम इफ्तिताह करेंगे। अब अगर देखा जाए 28 किलोमीटर, तकरीबन 28 किलोमीटर, 27 समथिंग है, 28 किलोमीटर की जगह जिसमें 14.5 किलोमीटर जो है वो एलिवेटेड है, 2.5 किलोमीटर जो है उसमें अंडर पासेज है। सही। तो आप किस तरह पॉसिबल है 6 महीने का वक्त दे रहे हैं? सबसे पहले ये उसने झूठ बोला जो इनके गले का हार बन गया। बिल्कुल 6 महीने। अब जब 20 अप्रैल के करीब जगह पहुंची कि वक्त पहुंचा है जी, तो बीआरटी जो थी वो तो 10% भी काम नहीं हुआ था, क्योंकि सिविल वर्क सबसे पहले ये पूरे शहर को उलट पुलट करना है, कोई गप तो नहीं है, खुदाई करना। बिल्कुल। फिर इन लोगों ने दिया है जी जून, 20 जून 2018, वो भी गुजर गई, भाई तारीख पे तारीख का सिलसिला शुरू हुआ। फिर इन लोगों ने दिया जी सितंबर 2018। फिर इन लोगों ने सोचा कि भाई सितंबर में भी चीज़ कंप्लीट नहीं हुई, नतीजा सिफर निकला, तो सोचा कि यार इस तरह करते हैं कि थोड़ी सी कोई लंबी डेट दे देते हैं। लंबी डेट इस तरह है कि जून 2019 का इन लोगों ने रखा। ठीक है, मामला फिर भी वहीं का वही अटका रहा। फिर अक्टूबर, फिर उसके बाद तो हुकूमत जैसे वो जरा की चिड़ बन गई। बीआरटी पे आपको पता है कि बात करते थे हम किसी से, तो वो जवाब भी नहीं देता था कि पहले प्रोग्राम में बैठने से पहले कहते कि यार बीआरटी को टच नहीं करना। हाँ। अच्छा, ये जो रूट पे खाली बसें चल रही हैं, सारे लोग बड़े इसको हैरत से भी देख रहे हैं और कुछ लोग खुशी से भी देख रहे हैं, पुरुमीद नजरें भी हैं कुछ। तो ये भी एक मेरा ख्याल है ये ट्रेनिंग हो रही है ड्राइवर्स की, क्या हो रहा है? बिल्कुल ये ट्रेनिंग हो रही है। अच्छा, फिर उसके बाद बात हो रही थी कि तारीख पे तारीख, तो उसके बाद तो ये खामोशी हो गए। लेकिन अभी थोड़ी सी बेहतरी आई है, उम्मीद है कि ये चीज़ शुरू हो जाए, क्योंकि जो कंट्रोल रूम है वो भी फ़ाल हो चुका है। ठीक है,
और सबसे इसका खुशी की कंट्रोल खबर रूम है। कहाँ पे है? तरनाम परसों में है? चमकनी में, चमकनी में है। परसों फाल हो चुका है, परसों फाल हो तो चुका इसका मतलब है कि अगस्त जो इन लोगों ने डेट दी है, उम्मीद है कि ये चीज़ शुरू हो जाएगी। जो उसके बाद बड़ी आफत आएगी इस शहर में, वो किसी ने नहीं सोची। है। कैसे? आफत यह आएगी कि रक्षों को ये बंद करेंगे, अच्छा टैक्सी को बंद करेंगे, वैगन तो खैर है ये ज़्यादा नहीं है, वो तो बंद हो जाए, ना, चलो ठीक बसें है। और वैगन्स हाँ, तो बंद होनी होगी तो फिर फायदा नहीं है नहीं, इसका। हाँ वो तो बंद हो जाएंगी, चलो ठीक है। ठीक है। लेकिन टैक्सी को आप बंद करेंगे? नहीं, ये किसने कह दिया आपसे? बंद कर रहे हैं जी सर इस एरिया में बंद होंगी। यस, इस एरिया में तो पेशावर तो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, तो इस एरिया में बंद होगी तो आप किस तरह जाएंगे? बीआरटी के एरिया में बंद होंगी, तो जब बीआरटी के एरिया में बंद होंगी तो सबर्बन्स में तो बस सारी नहीं, तो मतलब है पूरे पेशावर में बंद हो गई ना। पेशावर का तो एक ही रूट है, आपको पता है। हाँ, एक ही रूट है, एक ही yes। रूट है, और ये इंटर लिंक कर दिया इन लोगों ने, तो लिंक कर दिया मुख्तलिफ इलाकों के साथ, इसकी लिंकेज भी बनाई है ना इन लोगों ने, इस तरह तो नहीं है ना। तो लिंकेज आपने बनाया है तो सारा तो पूरे पेशावर में। अब आपको पता है कि कोरोना के दौरान पिछले 3 महीनों में 40,000 रक्शे लोगों ने खरीदे हैं पेशावर में, जो बेरोजगार थे, 40,000। तो पेशावर में जो रक्षों की तादाद है वो 1,20,000 से ऊपर है, जिसमें तकरीबन 60,000 रक्षे जो हैं वो ऐसे ही चल रहे हैं परमिट के बगैर। वो तो ठीक है, वो तो हम इस फेवर में हैं कि आप इसको बंद कर दें, जो परमिट के बगैर रक्शे चल रहे हैं इसको बंद कर दें, क्योंकि इन लोगों की वजह से रश बनी हुई है। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत को कोई इनकम भी जनरेट नहीं हो रही, क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ अगर आप बंद करेंगे तो इससे प्रॉब्लम होगी। अच्छा, और इससे बड़ी बात, बेटी को आप स्टार्ट कर लेंगे तो क्या सोचते हैं कि आप अपनी गाड़ी खड़ी कर लेंगे? नहीं। और इन लोगों ने तो ये एस्टिमेट लगाया ना, रोज़ाना 3 लाख लोग सफ़र करेंगे। पॉसिबिलिटी हो सकती है उन लोगों की जो बसेस से सफर करते नहीं तो हैं। 3 लाख कितना है जी, पेशावर? 3 लाख तो नहीं, डेफिनेटली 3 लाख इन लोगों ने हिसाब लगाया है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के पैसे किस तरह पूरे होंगे? कर्जा तो बहुत बढ़ चुका है ना, 22 अरब से ज़्यादा कर्जा लिया इन लोगों ने, तो वो कर्जा किस तरह पूरा होगा? 33 अरब टोटल। इस पे अब आप क्या देखते हैं? इसकी कास्ट जो है 1 खरब से बढ़ गई टोटल है। कास्ट जो है इनके मुताबिक 78 अरब रुपए है सरकारी। अच्छा, 78 अरब सरकारी 78 है, लेकिन खास मौसूक ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर 1 खरब 12 अरब रुपए। और हमारा केपी का तरक्याती बजट है 131 अरब। तो मतलब है कि पूरे सूबे का तरक्याती बजट आपने 1 खरब है कि अरब? खरब 131 अरब अरब है, 131 और जिसमें से 1 खरब 12 अरब रुपए 12 अरब रुपए एक ही मंसूबे ने हड़प कर लिए, एक ही मंसूबे। अच्छा, ये सिर्फ पेशावर तो नहीं है ना, आपको जनूबी अजला है, आपके बाकी भी डिस्ट्रिक्ट है, सदर्न डिस्ट्रिक्ट हैं आपके, इस तरफ डिस्ट्रिक्ट हैं आपके, नदरन भी डिस्ट्रिक्ट हैं, और ऊपर स्वाद की तरफ का इलाका है, उसका क्या बनेगा? एग्जैक्टली। और इसी पे आते हैं फिर कि ये अपर दीर और लोअर चतराल केबल कार मंसूबा जो है, जबरदस्त मंसूबा है, ये इसमें कोई शक नहीं है। तो ये कब इसके काम स्टार्ट इसका होगा? तकरीबन ये काम शुरू कर रहे हैं और ये 2023 तक, 2022-23 के एंड तक ये कंप्लीट होगा। फायदा क्या होगा इसका? फ़ायदा इसका है टूरिस्ट आएंगे, और ये सबसे पोटेंशियल एरिया है। इसमें खान साहब भी गए हैं तकरीबन कुछ साल पहले। कुमराट जो है वो, उसकी इन्वेंशन भी खान साहब ने की थी। अगर देखा जाए तो कुमराट गए थे, उसने कहा कि ये तो बहुत बेहतरीन इलाका है, टूरिस्ट स्पॉट है। उसके बाद लोगों ने जाना शुरू किया कि कुमराट भी है कोई इलाका। नहीं, कुमराट तो हम 20 साल पहले गए हुए हैं। गए, लेकिन बाकी दुनिया, हाँ, बाकी दुनिया क्योंकि वो तो इंटरनेशनली तो फेम है, इसमें कोई शक नहीं है, लोग फॉलो करते हैं। अब इसमें टूरिस्ट जो है, केबल कार जब शुरू हो जाएगी तो टूरिस्ट के लिए आसानी रहेगी। सबसे बड़ी आसानी रहेगी बर्फ़ के, जो पहले बर्फ मुझे का ये मौसम बताएं, होता है, टूरिस्ट को आप बर्फ़ का मौसम जो होता है, टूरिस्ट को आप ठहराएंगे कहाँ पे? पहले मुझे ये बताइए। तो होटल बन जाएंगे आपके आपके पूरे पेशावर में सिर्फ एक होटल है, वो भी 3 स्टार है। नहीं, उधर नहीं, तो आएंगे तो यहाँ से ना, आपके एयरपोर्ट पे आएंगे ना, पहले यहाँ पे ठहरेंगे, डायरेक्ट तो नहीं जाएंगे तो ना। ये सारी चीज़ें बन जाएंगी। अब अमन की तरफ हालात बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? इससे आज से तकरीबन 12-13 साल पहले, तकरीबन 8 साल पहले कोई सोच सकता था कि पेशावर में कोई आएगा? नहीं आएगा। केपी में कोई आएगा? कोई नहीं आ रहा था। स्वाद के हालात किस तरह थे? उसके बाद लोगों ने जाना शुरू किया। अब ये जो बाहर जो लोग आते हैं वो तो 3 स्टार को नहीं ढूंढते, ये टूरिस्ट जो खास कर होते हैं वो तो ज़्यादातर कैंपिंग करते हैं लोग। यस, एग्जैक्टली, कैंपिंग भी इक्तिफा करते हैं, तो वो लोग आएंगे। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज होगा उसका ये होगा कि बर्फ़ का जो दौर होगा, तो 3 महीने लोग नहीं जा सकते, लवारी टनल भी बंद हो जाता है, टाप भी बंद हो जाती है, तो उस वजह से लोग नहीं जा सकते। तो केबल कार के थ्रू लोग इसी मौसम में भी जा सकते अच्छा, ईद आ रही है। यस, मैं जानना चाहूँगा कि ईद पे सबसे पहले, हालांकि इसमें नहीं है, लेकिन ऑर्डर्स क्या जारी हुए हैं ईद पर? है इसमें, सॉरी, कोरोना के हवाले से कोरोना के हवाले से क्या ऑर्डर्स जारी हुए हैं?
तो ये तो पिछले ईद में भी थे नहीं, वो थोड़ी सी नरमी है इसमें। सर। पिछले ईद में किसने फॉलो किया है एसओपीज को? कोई नहीं करता तो ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी तो तो इस नहीं है दफा ना। भी नहीं करेंगे? नहीं तो हुकूमत तो इस तरह तो नहीं कर सकती, हर आदमी के सर पे खड़ा हो। इतने बंदे भी तो नहीं है ना, सरकारी बंदे तो हर आदमी के सर पे तो खड़े नहीं हो सर सकते वो कह रहे ना। हैं टूरिस्ट स्पॉट्स बंद होंगी। हाँ वो बंद, ठीक है, जी। इसका मतलब है कि लोगों का आना जाना तो बंद नहीं होगा और ना, बाजार का जो सिस्टम है लॉकडाउन का वही हिसाब रहेगा, लॉकडाउन होगा। वही जो 2 दिन तक मेरा ख्याल है लॉकडाउन ये शुरू कर रहे हैं कब से? फ्राइडे से स्मार्ट लॉकडाउन है। अच्छा, स्मार्ट तो ऑलरेडी है ना, तकरीबन पेशावर के ज़्यादातर इलाकों में है, और पेशावर में 5 दिन बाजार खुले रहते हैं और 2 दिन जो है उसमें सिलेक्टेड दुकानें जो है वो खुली रहती हैं, बाकी बंद होती हैं। ठीक है। अब लोगों का फ़र्ज़ है कि भाई आप फॉलो करें। पेशावर में 12 मंडियाँ आप जाएँ, एकदम चौकड़ी मची हुई है, हाँ, कोई कुछ भी नहीं exactly. इधर हर कोई बस लगा हुआ है। ये बहुत हल्का ले रहे हैं इस बीमारी को। Very प्रॉब्लम ये है, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में कोरोना के केसेस जो हैं वो कम हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस जो थे, बस ये क्रेडिट तो हुकूमत के देना कि कोरोना के केसेस कम हो गए। नहीं वो हमारी इम्यूनिटी मजबूत है, हम गोश्तखोर लोग हैं, हर गिने खुराक खाते हैं। मतलब किसी सूरत में हुकूमत को कोई क्रेडिट नहीं नहीं देना। हुकूमत देखिए अल्लाह ताला का खसूसी करम है, इस पे कोई शक नहीं है। पाकिस्तान पे जो हमारे हालात हैं, हमारे पास सही वसाइल बात आपको पता है, 328 वेंटिलेटर थे पूरे सूबे में। 328 वेंटिलेटर, और आबादी कितनी थी? 3.75 करोड़। अच्छा, विभाग की तो हम बात कर चुके अच्छा हैं। 275, हाँ 2,75,000 केसेस ठीक है। टिल डेट, जिसमें 2,41,000 लोग सेहतियाब हुए, रिकॉर्ड है। और 5,865 लोग बदकिस्मती से इसके शिकार हुए। और अगर देखा जाए तो टोटल जो केसेस हैं मुख्तलिफ सुबह 118 के, सही। ये 1,18,000 सिंध, पंजाब 92,073, ठीक है। और खैबर पख्तूनख्वा 33,724। लेकिन ये 33,724 में 27,000 लोग जो हैं वो सेहतियाब हुए हैं। ठीक है। अच्छा, इस्लामाबाद में जी 14,884, बलूचिस्तान 11,601, आज़ाद कश्मीर 2,034, और गिलगित बल्तिस्तान में सबसे कम केसेस 1989। सही। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप हमने विफाक की बात तो कर ली, लेकिन हम आते हैं अपने सूबे के जो हालात हैं हमारे, इनकी जो 2 साल कारकर्दगी है और इनकी जो आपस में एक अनबन चल रही है पहले दिन से ही, और फिर उसमें बहुत बड़ी एक साजिश हुई, और फिर उसमें वज़ीर के साथ भी हुआ, सबके सामने। अजमल वज़ीर के साथ हुआ, उससे पहले आप देख रहे थे 2 और आतिफ और शाहराम के साथ, जो भी था, लेकिन एक चीज़ हुई है, प्री प्लान्ड चीज़ हुई है, प्री प्लान्ड। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि सिक्योरिटी के लिए बंदा एकदम से मतलब यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ सीएम हाउस, कि यार वहाँ से एक चीज़ लीक होती है, कैसे लीक हो गई? वीडियो लीक हो गई, फिर ऑडियो लीक हो गई, हाउ इट हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड, और उसके बाद फिर आपका एतमाद जो है अपनी हुकूमत के अपने दोस्तों से भी उठ गया। वो इस तरह है कि घर का भेदी लंका ढाए। लंका ढाए, हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, वो वाली बात है ना। अपनों ने, अगर इसके पीछे कौन है, 2-3 बंदे हैं, हमें पता है कि कौन कौन है। बिल्कुल। मुबैना तौर पर उनके नाम आज तक सामने नहीं आए। अब इंक्वायरी चल रही है, अब देखते हैं कि अगर इंक्वायरी हकीकी तौर पर होती है अजमल वज़ीर के खिलाफ अगर देखा जाए तो वो लोग सामने आ जाएंगे। हम कॉल्स लेंगे कौन आपकी, है? स्पेशली ये जो अभी तक कारकर्दगी है हुकूमत की, उस पर आपसे बात करेंगे। कॉल कीजिए और हमें बताइए कि आपके ख्याल में आज तक पीटीआई की हुकूमत किस तरह जा रही है, चाहे वो केपी में है, चाहे ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में है, और आपके ख्याल में ये आपस में ये झगड़े और ये साजिशें क्यों हो रही हैं, मुझे ज़रा बताइएगा। मैं और जाहिद इंतज़ार करेंगे आपकी कॉल्स का। सूबाई हुकूमत की ये जो 2 साल हैं, जी जी, इस पर वापस आते हैं ज़रा। मैं समझ इसलिए नहीं पा रहा हूँ कि एक बीआरटी ही इनके लिए अजाब बन गया, ददे सर बन गया जब से ये आई हुई है, और ये आपसे नहीं, पिछली हुकूमत के आखिरी जो 6 महीने थे उस वक्त से लेकर जिस तरह पेशावर ने बर्दाश्त किया है, मैं सल्यूट करता हूँ पेशावर की आवाम को कि बीआरटी जब बन रही थी स्टार्ट में सबसे ज़्यादा हमने बर्दाश्त किया। और जो पेशावर की हालत थी, मतलब कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं थे, कुछ भी जिस तरह खुदाइयाँ हो रही थी, जिस तरह धूल मिट्टी, सारे पेशावर सोर थ्रोट और चेस्ट इन्फेक्शन में था। अगर उन दिनों में खुदा ना खास्ता कोरोना आ जाता, इसमें कई मजदूर मरे भी हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, अब आते हैं जरा ये 2 साल की कारकर्दगी, आवाम की हालत ज़रा देख रहे हैं आप जी, जॉब्स नहीं है बिल्कुल प्रॉब्लम। अब जॉब्स की जो बात आती है तो वो तो हम कोरोना पे डाल सकते हैं,
अच्छा कमज़ोर मईशत थी, ठीक लेकिन है। कोरोना ने हमें इस काबिल नहीं छोड़ा कि हम उसको बेहतर कर सकते। ये हुकूमत जो है, शायद मैंने कहा कि खान साहब की नीयत पे कोई शक नहीं है, केपी हुकूमत भी, लेकिन केपी हुकूमत में क्या करें, अब बात भी नहीं कर सकते। बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। अब बुज़दार से तो अच्छे हैं कि नहीं? प्लस अच्छा, अच्छा, बुज़दार प्लस। साहब जो हैं, बुज़दार साहब, अब बुज़दार साहब की अगर बात की जाए तो चलो थोड़ा सा पंजाब की बात कर लेते हैं। बुज़दार साहब जो हैं, सबसे लोग कहते हैं भलेमानस हैं बुज़दार साहब, बहुत ही शरीफ व नफ्स, मुबैना तौर पर उसकी जो करप्शन के केसेस सामने आ रहे हैं कई दिनों से, तो आप हैरान रह जाएंगे कि बुज़दार साहब कमाल है, तुसी ग्रेट हो जी। अच्छा, अब सीएम साहब की बात करते हैं। सीएम साहब इस हद तक बेख्तियार हैं कि कोई सेक्रेटरी बात मानने को तैयार नहीं। सीएम साहब को पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हर कोई आंखें निकालता है तो सीएम साहब कहता है चलो ठीक है, आप मुझसे मीटिंग कर लें। सर तो सबसे पहले क्या करता है पता मैं है? आपको बताऊं, सबसे ऑनेस्ट और शरीफ सीएम आपको मिला है तो आपकी तारीख में, नहीं, शराफत का क्या है, शराफत से क्या और मिलता मुखलिस है? इंसान है। शराफत और काम करने वाला बंदा, ये डिफरेंट चीजें होती हैं। दो, एक तो सर जब आप एक सेकंड, देखिए, अगर आप पॉलिटिशियन जब आपके मातहत काम ही ना करें, ठीक है, क्यों ना करें, और आपको नहीं करते ना, मतलब तो अगर आपके आप, पास तो ऑप्शन है ना। सर ब्यूरोक्रेसी बहुत खतरनाक चीज़ है। 94-95 लोग हैं आपके पास असेंबली में। कितने फीमेल को मिलाकर 94-95 लोग हैं 144 में। तो आपको तो कोई खतरा ही नहीं है भाई। 75 आपको चाहिए, 94 है आपके पास। भाई कोई काम नहीं कर रहा, हटाओ उसको, दूसरे को लाओ। तीसरा काम नहीं कर रहा, चौथे को हटाओ, उससे लाओ। अच्छा, प्रॉब्लम ये है, सीएम साहब इस हद तक कमज़ोर हैं कि अगर कोई आंखें निकाल लेते हैं तो सीएम साहब उसको मीटिंग के लिए बुलाएं तो पहले उसको, उसका सेक्रेटरी है उसके पास बिठा देते हैं कि थोड़ा सा इसको नरम करो, फिर मेरे पास भेजो। अब ये हालत है भाई। सीएम साहब को थोड़ा सा हाँ, कोरोना में एक्टिव रहे हैं थोड़े से, कभी इधर वो एक्टिव थे, अजमल वजीर एक्टिव थे, अजमल वजीर एक्टिव थे, बहुत एक्टिव। उसके पास, उसके साथ क्या हुआ? वही मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, ये नहीं कि कामरान बंगश भी बहुत अच्छा, बहुत टैलेंटेड इंसान है, लेकिन मुझे ये दुख होता है कि भाई अगर आप एक टैलेंटेड इंसान जो ऑलरेडी उसकी कारकर्दगी इतनी अच्छी है, अगर उसको सिर्फ एक वीडियो की बिना पे आप निकाल देते हैं, उसको सुने बगैर उसको निकाल देते हैं, तो इस तरह तो एक बहुत बड़ा केओस क्रिएट हो जाएगा। देखिए, मैंने आपसे कहा कि कितने बंदे हैं इनके पास। अच्छा, एक बंदे को 2-2 वजारतें क्यों दे रहे हो? एक बंदे को 2-2 वजारतें, पैसे बचा रहे हैं नहीं, और पैसे नहीं है, पैसे तो ऑलरेडी वो तनख्वाह ले रहे हैं ना भाई। तो एक इस तरह तो नहीं है ना, एक तनख्वाह ले रहे हैं ना। हाँ, एक्स्ट्रा नौकर तो नहीं है ना, एक तनख्वाह ले रहे हैं। एक तनख्वाह वो ऑलरेडी लेगा, अगर दूसरा बंदा आता है वो भी एक तनख्वाह लेगा, तो एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं लगते ऑलरेडी। वो असेंबली का मेंबर है, वो सैलरी ले रहा है। अच्छा जाहिद भाई, मैंने एक बात सुनी है जो खतरनाक है बहुत ज्यादा, मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगा कि वो गौर से इसको सुने। कहा यह गया है कि ये पेंडेमिक जब आया कोविड-19, तो ये इसका पहला हमला था, और कहा यह जा रहा है अगस्त में दूसरा होगा, कि इसका दूसरा हमला अगस्त में, और 15 के बाद। उसकी सबसे बड़ी वजह ये बनेगी बड़ी ईद। और इस दफा जो सेकंड हमला होगा वो पहले हमले से ज्यादा खतरनाक, सीवियर होगा। और असल में बात यह है कि ये जो वायरस है म्यूटेशन करता है। म्यूटेशन आम अल्फाज में अगर हम समझाएं, ये अपनी शक्ल को बदलता रहता है। ये एक शक्ल में आया, आप के जिस्म के अंदर गया जी, आपके जिस्म, आप उससे सेहतियाब हो गए, एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई, ठीक है, तो एक फोर्स तैयार हो गई। अब ये जनाब जो है दूसरी मरतबा आएंगे तो किसी और शक्ल में आएंगे। और आपको पता है कि ये बात बिल्कुल गलत है। हमारे एक दोस्त ने गुजारा है और वो बड़े धड़ल्ले से फिर रहा होता है, ये कोई चिकन पॉक्स नहीं है कि आपको एक दफा हुआ तो दोबारा नहीं होगा। नहीं, होता है, होता है। और बार जुकाम दोबारा होता है ना जी, खांसी, इस तरह ये दोबारा हो सकता है एनी टाइम। सो प्लीज जिसने गुजार लिया वो ये मत सोचें कि यार मुझे दोबारा नहीं होगा। जी, कोरोना सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि अच्छा, अब इसका वैक्सीन क्यों नहीं बन रहा? वैक्सीन में सबसे बड़ा मसला क्या है कि ये म्यूटेशन करता है। एक पे करता है तजुर्बा, हाँ, एक पे तजुर्बा करते हैं तो वो दूसरी शक्ल में आ जाता है, दूसरे पे तजुर्बा। अब आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि अगस्त के मिड तक कोई वैक्सीन भी आ जाए, एंड तक। उसके लिए भी हम देखते हैं और साहिबान साहिबान बनाएंगे हम तो भाई पख्तों की कोई जमुन कले मौलाना नहीं सी, सही खबर है, जिस तरह हम कहते हैं ना। तो हम तो कोई काम नहीं करना हमने इधर। अब एक मज़े की बात बताऊं, एक दिन वकास साहब प्रोग्राम कर रहे थे तो इधर एक साइंसदान है, साइंटिस्ट है, तो वो साइंटिस्ट से बात कर रहे थे, तो उसने कहा कि उम्मीद है कि ये यूके और अमेरिका जो है वो वैक्सीन को बना लेंगे और
हम जो है ऐसे हमारी जान छूट जाएगी, मतलब हम नहीं करेंगे कुछ। नहीं तो देखिए एक साइंटिस्ट है, उसके पास इतने पैसे, रिसर्च कर रहे हैं, आपको तो शर्म आनी चाहिए। मैं एक जर्नलिस्ट, एक आम बंदा, आप भी एक आम बंदा, एक रेडी वाला, आप में और रेडी वाले में क्या फ़र्क है? सही बात। कोई फ़र्क नहीं है ना। तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं। शर्म की बात तो यह है कि NIH में कितने लोग बैठे हैं, सैलरी ले रहे हैं, लाखों सैलरी ले रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, फायदा रिजल्ट ज़ीरो। नोवे कंदू की नाराज़गी वो एग्जैक्टली वही चीज़ है। नहीं तो अच्छा वो सुबह हाँ, की हम बात कर रहे थे कि 2-2 हज़ार क्यों देते हैं लोगों को? आपके पास लोग हैं नहीं है, 94 लोगों में इस काबिल कोई नहीं है कि उसको रखें, कोई फीमेल इस काबिल नहीं है कि उसको आप वजीर बनाएं। बहुत पढ़ी लिखी फीमेल है आपके पास, समझदार लोग हैं, उसको बनाए ना। उसको आप नहीं बनाते। कमरान मंगश को 2 वज़ार थे, अच्छा वो दूसरा तैमूर सलीम है, उसको आपने 2 वज़ारत दे दी, उसका भी बेड़ा गार कर दिया, इसका भी बेड़ा गार कर देंगे आप। अब अच्छा इसके अलावा आपने 12-13 मुशीर रखे हैं, 13-14, और कभी ना में आपने ऐसे ऐसे वजीर भी रखे हैं जो ना पश्तो बोल सकते हैं, ना उर्दू बोल सकते हैं, ना इंग्लिश बोल सकते हैं। तो फिर क्या बोलते हैं वो पश्तो भी वो जो आम पश्तो है जो अपने इलाके की है वो बोलते हैं। अच्छा वो दूर दराज इलाकों, उसके अलावा कोई ना ये पश्तो नहीं बोल सकते जो हम बोलते हैं इधर ये पेशावर वैली में जो यूसुफजई वाली नहीं बोल सकते, यूसुफजई डायलेक्ट वो नहीं बोल सकते। उर्दू तो सोची भी ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। उर्दू तो सोची भी मत कि उर्दू बोले। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं फिर आते हैं आपके पास। नाज़रीन वेलकम बैक टू पब्लिक फोरम खैबर पख्तूनख्वा। मैं हूं ज़की और रहमान और मेरे साथ आज बैठे हुए हैं जाहिद उस्मान। बात हम कर रहे थे जी खैबर पख्तूनख्वा के हालात के हवाले से, हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, और स्पेशली ये जो एक वज़ीर को 2-2 वज़ारतें दी गई हैं और इतने ज़्यादा मुशीर हैं तो इनका कोई फ़ायदा भी तो होगा। उस पर हम बातचीत कर रहे थे जी। 2 साल की जो कारकर्दगी है, बहुत से लोग उस पर मुतमईन नहीं हैं, जिसमें अकेले मीडिया नहीं बल्कि आम लोग और इसके साथ साथ जो थिंक टैंक्स हैं वो भी ये समझते हैं कि एक अजीब सी जंग छिड़ गई है। एक्साइटमेंट में जब इनको सीट्स मिली थी तो एक्साइटमेंट में 1 साल तो एक्साइटमेंट में गुजर गया कि मैं वज़ीर की सीट पे बैठा हूँ या बैठी हूँ, और वही एक्साइटमेंट अभी तक ख़त्म नहीं हो रही। इसलिए उनको एक्सपीरियंस ही नहीं हो रहा कि भाई हमने करना है तो करना क्या है जी। करना है तो क्या नहीं करना है तो कैसे करना है, एग्जैक्टली कैसे का नहीं पता इनको। ज़्यादातर को तो पता नहीं है, जिनको पता है वो अब कैसे करने का पता ही नहीं है, चलो मान लेते हैं नहीं है, लेकिन हमारा सही तो कैसे पता चल गया कि वो किस तरह करना है। बिल्कुल सबसे अच्छी कारकर्दगी तो उसकी है। यस, बावजूद ऐसे कि लाख बहुत क्लोज है ना, हाँ उसके साथ लाख इख्तिलाफात बनी से गाला के क्लोज के बावजूद भी उसकी कारकर्दगी अच्छी है। वो काम कर रहा है जो काम करने वाला है। वो शाह महमूद थोड़ा बहुत गुजारा कर रहा है, जितना उसका एक्सपीरियंस है उस हिसाब से देखा जाए तो वो कुछ नहीं कर रहा है। शफकत महमूद दूसरे वज़ीर तालीम वफाकी, जिस हिसाब से देखा जाए उसका जितना तजुर्बा है वो कुछ नहीं कर रहा है। कॉल ले लें फिर बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब ज़की बेटा क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अंकल आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है मेरे मालिक का। अच्छा सर ये बताइएगा, ये सारे लोग 2 साल की जो कारकर्दगी है इस पे बड़ी नुक्ताचीनी कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, आप जैसे सीनियर सिटीजन क्या कहेंगे, कैसी जा रही है हुकूमत? मैं 2 साल के मुतल्लिक नहीं 72 साल के मुतल्लिक बात करूंगा जी। मैं पाकिस्तान के अवाम से ही कहता हूँ, अर्ज करता हूँ, खुदारा को हुक्मरान तलाश करें जो गरीबों का हमदर्द हो, जो गरीबों को कुछ दे, गरीबों में से कुछ निकाले ना हो। सही, हमें ऐसा हुक्मरान चाहिए जो गरीबों की परवरिश करे। बाकी कोरोना की बीमारी है, अल्लाह ने कहा इंशाल्लाह ये आइए तो ठीक भी हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप जैसे मेहरबान जो तजिया निगार बैठे हुए हैं, आवाम को रास्ते पे दिखा रहे हैं, आवाम को सीधा रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन कोई और भी तो सीधा रास्ता देखे ना कोई। बिल्कुल सिर्फ आप ही का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप ही बस हफ्ते में जोर लगाएं और चले जाएं। औरों को भी तो कशे हुआ है ना कि आपकी बात को सुने कि क्या कह रहे हैं। बिल्कुल सही है, थैंक यू सर। जोर लगा रहे हैं बैठे, क्यों कह रहे हैं ये? बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। और मेरे जैसे बूढ़े आदमी जो रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं वो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एहसास ख़त्म हो गया लोगों में, और यही बेहिसी जब आ जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है।
वापस उठना, लेकिन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल जी। आप लोगों की बड़ों की दुआएं अगर हों और जिस तरह आप लोग मुखलिस हैं इस मुल्क के साथ, इस तरह हर एक बच्चा मुखलिस है, लेकिन रास्ता दिखाना है उनको, सही रास्ता। एक बेहतरीन बात की है जो हमारे सीनियर सिटीजन थे, बहुत बेहतरीन बात की है उसने कि हमें हुक्मरान तलाश करना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी नाकामी है कि पिछले 73 साल से हम इसमें नाकाम रहे हैं। एक बंदा मिला था, वो भी लटक गया, जो इस काबिल था कि हुक्मरान बने, जो इस काबिल था कि लीडर हो। और ये भी नहीं पता काबिल था या नहीं था, लेकिन लीडर था, वो लीडर था, आवाम का लीडर था, यस। वो 71 के कैदियों को छुड़ाने के लिए जिस तरह लड़ा था यूएन में, तो वो लीडर था, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, फिर वो मुफादात की बात आ जाती है तो लोग जो हैं वो मुफादात की वजह से कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, कंप्रोमाइज़ के शिकार हो जाते हैं, लेकिन वो लीडर था। उसके बाद हमें बताएं कौन लीडर है, कोई है? इमरान खान से उम्मीदें थी लोगों को, लेकिन खान साहब जो हैं वो भी उसके शिकार हो गए, मुफाहमात के शिकार। जाहिद भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे जो सबसे खतरनाक एक चीज़ लग रही है यहाँ पे, जो स्कैंडल्स बन रहे हैं ना आजकल, वज़रा के जो स्कैंडल्स बन रहे हैं, इस पे खुश नहीं होना चाहिए। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत खतरनाक है। देखिए, मैं परफेक्ट हूँ ना आप परफेक्ट हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल छोटी से छोटी चीज़ को ले लेते हैं, एक वजीर नस्वार डाल रहा है जी, और किसी ने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे दे दी, या सिगरेट पी रहा है, या सिगरेट पी रहा है, ऑफिस में, टाइनी माइनी थिंग्स। यस। अच्छा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़े सख्त नफरत करते हैं इन चीज़ों से जी, तो तकरीबन उसके वो वोटर्स तो चले गए, वो तो कभी उसको फिर वोट, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। ये जो एक खतरनाक अमल शुरू हो गया है, स्कैंडल्स बन रहे हैं और उछाले जा रहे हैं, और मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि खुदा के लिए हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट को, स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करे। देखिए, वरना ये जिन जो है ना, ये सबको तबाह करके रख देगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सियासत में शराफत ख़त्म हो गई है, सियासत में शराफत ख़त्म हो गई है। सोशली हमारे जो अक़दार हैं, हमारे जो रिवायत हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। हमारे पास बहुत कुछ था अपना, हमारी तहज़ीब सबसे स्ट्रॉन्ग तहज़ीब थी, हमारे लोग सबसे ज़्यादा रिवायत पसंद, अपने कल्चर के करीब थे, लेकिन हमें बारो करने का शौक़ है। हम लंडा बाज़ार के शौकीन लोग हैं। Exactly. हमें कबाड़ की चीज़ें पसंद होती हैं, बाहर अंग्रेज़ों की ब्रांडेड चीज़ें पसंद होती हैं। अब वो जो कबाड़ फेंक रहे हैं वो हम ले रहे हैं, चाहे वो मॉडर्निज़म की सूरत में है, चाहे वो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की सूरत में है, चाहे वो यूट्यूब की सूरत में है कि उसमें वो क्या क्या दिखा रहे हैं, स्कैंडल्स बनाना, चाहे वो पोर्न इंडस्ट्री की सूरत में है, उसको भी हम फॉलो कर रहे हैं, उस हिसाब से जा रहे हैं। अच्छा, अब देखें, एक ख़ास किस्म की दो लड़कियां हैं, हरीम एंड वो दूसरी। अच्छा, वो हर जगह जाती हैं। किस तरह जाती है भाई एक लड़की? बिल्कुल। अभी परसों एक बंदे के साथ उसने वीडियो बनाई तो किसी ने पूछा कि वो क्या है आपके ख्याल में, मार दिया औरत, तो उसने कुछ गलत ही कह दिया कि फलाना चीज़ है। बिल्कुल। अब यहाँ तक कि हमारे पॉलिटिशियन गिर चुके हैं, मतलब अखलाकी तौर पे पस्ती के आखिरी दर्जे पे फायज है। ये जब इन्होंने फैसला किया था, मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ टिकटॉक की। मैं नाम मोबाइल में नहीं है, आज तक मैंने भी इस्तेमाल नहीं। मैं सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी नई पौध को तबाह कर दिया गया है, मेंटली तौर पे और अखलाकी तौर पे तबाह हो गई, साइकोलॉजिकली। आपकी सारी औरतें जो है, आपकी ऐसी ऐसी लड़कियां जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं है, टिकटॉक के थ्रू पूरी दुनिया देख रही है। एग्जैक्टली। और टिकटॉक जो है, आपको पता है, डेटिंग का सबसे बड़ा साइट है, और टिकटॉक के थ्रू ये दूसरा क्या कहते हैं, जो सेक्स वर्कर है, उनका कारोबार टिकटॉक के थ्रू ही ज्यादा चल रहा है आजकल। अल्लाह माफ ये भी एक चीज है। अच्छा, और एक बेहतरीन चीज, वो हुक्मरानों की बात, लास्ट 1 मिनट, यस, हुक्मरानों की बात हो रही थी। नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं, तो वो तो कहते हैं यार कोरोना से मैं उसको 8 हफ्तों तक मुअत्तल हो गई थी उसकी सजा। कहते हैं मैं कोरोना से डरता हूं। तो 2004 दिसंबर में उसने एक एप्लीकेशन दिया, सेहत ठीक, तबीयत ठीक नहीं। 15 दिसंबर पे दिया 2019 में, तबीयत ठीक नहीं। 13 जनवरी को दिया, 12 फरवरी को दिया जी, 18 मार्च को दिया, 28 अप्रैल को दिया 2020, और एक एप्लीकेशन आज भी जमा। बंदा बीमार है, आप क्यों पीछे पड़ गए? नहीं, आज एक एप्लीकेशन जमा हुई, उसमें आप बीमारियां देखें उसकी। शुगर है, प्लेटलेट्स का मसला है, दिल का मसला है, गुर्दे खराब है, हाई ब्लड प्रेशर है, और दिल को खून की सप्लाई भी नहीं हो रही। खुदा ना खास्ता अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो मर जाते हैं, हालांकि वो होटल में बैठे हैं, तस्वीरें निकलवाते हैं, होटल में बैठे रहे बेशक, लेकिन अदालत आए तो मर जाएंगे।
ये बहुत अफसोस की बात। थैंक यू सो मच जाहिद उस्मान। Thank you so बहुत अफसोस की बात है नाजरीन कि हम जब भी जाहिद हम जब भी बात करते हैं इंसाफ की तो फिर सबको एक ही तराजू में तोलना चाहिए। जी और चाहे वो कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर हो पाकिस्तान का या वो कोई सरकारी मुलाजिम हो, सबको एक ही तराजू में तोलना चाहिए। अगर ये कोई आम आदमी होता और वो ना आता सुप्रीम कोर्ट तो क्या होता? उसकी क्या औकात कि वो ना आता। और आखिरी बात करता हूँ, नेब के मुजवज़ा जो तजवीज़ें दी गई हैं कि उसमें तरमीम कैसे होनी चाहिए। 24 बंदों की कमेटी है जिसमें 10 लोग नेबज़दा हैं, नेब में उनकी केसेस चल रहे हैं, वो कमेटी का हिस्सा है। वो उन्होंने क्या दिया जी, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ख़त्म किया जाए नेब से कि उसका हिसाब नहीं होगा। नेब 1 अरब से ऊपर की करप्शन का हिसाब करेगा, 1 अरब से कम का नहीं करेगा। तो हम 1 अरब लगातार खाते रहेंगे मुख्तलिफ मनसूबे में, तो कोई मसला नहीं है। नेब सज़ा याफ्ता इस बंदी की असम्बली रुकनीत ख़त्म करने का मजाज नहीं होगा। तजवीज़ है 5 साल पुराना केस जो है वो नेब कभी नहीं खोलेगा। मतलब मैंने 5 साल हुकूमत कर दी है, पहले साल में कुछ किया है तो नेब नहीं खोलेगा। लेकिन शाह महमूद कहते हैं कि ये चीज़ें हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल नहीं, उसने ये सिर्फ तो मनी हो भी नहीं लॉन्ड्रिंग सकती। नहीं, उसने सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग की बात की है। बाकी हो अच्छा, सकता है बाकी वो खुद भी रहा है बाकी ना? नहीं, बाकी उसने बात नहीं की। बॉडी में रहा हुआ है ना यस, साज़बात शायद हो जाए। अच्छा, आज नए केसेस जी मौलाना साहब के खिलाफ जो है वो इंक्वायरी शुरू हो गई, मौलाना फजल रहमान के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा। नहीं, वो उनके नहीं, वो नेब की तो जानिब फाड़ से। देंगे उसी तरह नहीं, जिस तरह नेब लास्ट की- टाइम उन्होंने फाड़ दिया नहीं, कि नेब भाई की ये- जानिब से। और उसमें MNA अमीर आलम एडवोकेट भी हैं, मीर आलम एडवोकेट, ये जी, आपके इलाके जी, के जी, जी। वो भी हैं और उसके ख़ानदान के 6 अफराद और भी हैं। अब देखते हैं मौलाना साहब किस हद तक जाते हैं। अल्लाह खैर करे जी। ये पाकिस्तान के हालात के हवाले से जब हम बात करते हैं तो सिर्फ कोरोना नहीं है, बल्कि कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक ये करप्शन का जो एक जरासीम है जो 73 साल से इस मुल्क को खा रहा है, वो उसको ख़त्म होना चाहिए और उसके लिए कोई वैक्सीन तैयार होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये बाकी बीमारियां जो हैं ये अल्लाह सब ठीक कर देगा, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से है। लेकिन ये जो हमारी पैदा कर दें करप्शन की बीमारी है, इसको सबसे पहले ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।